नमस्कार साथियों। 4 अक्टूबर 2023 को वित्त कोष एवं लेखा विभाग ने एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें ये जानकारी दी गई है कि पे मैनेजर से सैलरी प्रोसेस होने की जो प्रक्रिया है उसको धीरे धीरे IFMS 3.0 पे शिफ्ट किया जाएगा। तो डीडीओ को कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, इसके संबंध में आज इस वीडियो में बात करेंगे और इस परिपत्र के बारे में पूरी जानकारी हम हासिल करेंगे। और इसके अलावा इसके बाद हमें IFMS 3.0 पे कौन कौन से कार्य करने हैं उसकी जानकारी भी जुटाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस परिपत्र में कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई है। इन जानकारियों से हमें अवगत होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा हम IFMS 3.0 पे आवश्यक कार्य नहीं कर पाएंगे। तो इस परिपत्र को हमें एक बार देखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जा रहा है कि बजट, पेंशन, प्रथम भुगतान, केंद्र प्रवर्तित योजना संचालन, अर्न्ड सैलरी, एडवांस एक्सेस, ये प्रक्रियाएं पहले से ही IFMS 3.0 पे विकसित कर ली गई है। अब इसी क्रम में जो नई सुविधाएं हैं वो इस पे जो दी जानी है वो है मास्टर डेटा संधारण, रजिस्ट्रेशन, संवेतन बिल जनरेशन। यहाँ पे जो सैलरी बिल की बात की जा रही है कि IFMS 3.0 से यहाँ पे जनरेशन होगा। कोष प्रणाली, ई भुगतान, कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की प्रक्रिया भी विकसित कर ली गई है और इन प्रक्रियाओं की संवेदनशीलता और प्रत्यक्ष भुगतान और लेखांकन से संबंधित संबंधता को दृष्टिगत रखते हुए गहन जांच एवं सत्यापन हेतु समय सारणी दी हुई है। उसके अनुसार ये जो प्रक्रियाएं हैं वो सिस्टम पर दी जाएगी और इसका जो यूजर मैनुअल सिस्टम है वो उस पे उपलब्ध होगा। और ये सारी प्रक्रियाएं IFMS 3.0 पे 1/11 से प्रारंभ कर दी जाएगी। कौन कौन सी जो ये नई जोड़ी गई है? कार्मिक डेटा संधारण, रजिस्ट्रेशन, संवेतन बिल जनरेशन, कोष प्रणाली, ई भुगतान, कार्यालयाध्यक्ष घोषित करने की प्रक्रिया, ये सारी इस पे 1 नवंबर से स्टार्ट कर दी जाएगी। तो इसके लिए डीडीओ को जो पूर्व तैयारियां करनी है इसके संदर्भ में भी यहाँ पे बताया गया है कि इसके लिए प्रशिक्षण भी रखा जाएगा। 3.0 में संयोजित होने वाली उक्त प्रक्रियाओं हेतु प्रशिक्षण निदेशालय कोष एवं लेखा के स्तर पर दिया जाएगा। तो इसके लिए प्रत्येक जो विभाग हैं उनसे 2-2 मास्टर ट्रेनर ट्रेनिंग के लिए बुलाए जा चुके हैं और हेल्प डेस्क से भी संपर्क किया जा सकता है। इस ऑर्डर में हेल्प डेस्क के नंबर भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पे समस्त विभागाध्यक्षों से ये अपेक्षा की गई है कि वो इन आदेशों की, इन प्रक्रियाओं की गहनता से जांच, सत्यापन और संचालन है वो सुनिश्चित करना है। तो ये यहाँ पे हम देखेंगे कि जो जांच एवं सत्यापन हेतु समय सारणी दी हुई है कि कौन सी प्रक्रिया कब से स्टार्ट हो जाएगी। तो 5 अक्टूबर से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालयाध्यक्ष, आहरण वितरण अधिकारी, कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पृथक से आहरण वितरण अधिकारी घोषित करने की सिस्टम आधारित प्रक्रिया है, ये 5 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद में दूसरी जो है कार्मिकों के मास्टर डेटा का IFMS 2.0 से माइग्रेशन करना और उसको IFMS 3.0 में जांच, वेरिफिकेशन, अपडेशन करना, ये भी प्रक्रिया है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी गई है। उसके बाद में संवेतन बिल जनरेशन की जो प्रोसेस है उसमें यानी ये मास्टर डेटा वगैरह वेरिफिकेशन, जांच, ये सारा ये भी 6 अक्टूबर से स्टार्ट कर देने की बात यहाँ पे की जा रही है। इसके अलावा कोष प्रणाली और ई सीलिंग, ई भुगतान, आहरण एवं वितरण अधिकारी रजिस्ट्रेशन, ये भी 6 अक्टूबर से शुरू करने की बात यहाँ पे की जा रही है। और उसके बाद में है नव नियुक्त कार्मिकों एवं कार्मिक जिनका IFMS पर रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका कार्मिकों का डेटा सिस्टम में रजिस्ट्रेशन करना, ये 10 अक्टूबर से प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और इसके संदर्भ में अगर किसी को सुझाव देना हो तो employee-helpdesk.ifms@rajasthan.gov.in पे 25/10/2023 तक अनिवार्यतः भेज दें। इसके अलावा यहाँ पे देखिए परिशिष्ट ख में ये बताया गया है कि प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष को किस प्रकार से विभागाध्यक्ष द्वारा आहरण वितरण अधिकारी घोषित किया जाएगा और कार्यालयाध्यक्ष द्वारा पृथक से आहरण वितरण अधिकारी घोषित करने की सिस्टम आधारित क्या प्रक्रिया रहेगी।
तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कि विभागाध्यक्ष यानी अपने शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष श्रीमान डायरेक्टर महोदय है, तो उनके द्वारा सबसे पहले अपनी एसएसओ लॉगिन करते हुए IFMS 3.0 यानी IFMS test.rajasthan.go.in पर अपने अधीनस्थ कार्यालय अध्यक्षों आहरण वितरण अधिकारियों की मैपिंग करेंगे वो, और उसके अनुसार आदेश जनरेट करना अनिवार्य होगा। पहला जो कार्य है अपने विभागाध्यक्ष के द्वारा संपादित किया जाएगा। वो समस्त कार्यालय अध्यक्षों और आहरण वितरण अधिकारियों की मैपिंग करेंगे और उनका आदेश से वो जनरेट करेंगे। उसके बाद में कार्यालय अध्यक्ष घोषित होने के बाद में कार्यालय अध्यक्ष क्या करेंगे, एसएसओ लॉगिन करते हुए IFMS 3.0 पर अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्य करने हेतु मैपिंग करते हुए आदेश जनरेट करना अनिवार्य होगा। यानी ऐसे कार्यालय जहां पे किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी को भी आहरण वितरण अधिकार दिया जाता हो, तो उन कार्यालयों में ये कार्यालय अध्यक्ष है वो अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को आहरण वितरण का अधिकार देने का कार्य है वो भी मैपिंग करेंगे और उसका आदेश भी जनरेट करना अनिवार्य होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है IFMS 3.0 रोल बेस्ड वर्क फ्लो आधारित कार्य प्रणाली है, जिसमें कार्मिक की SSO ID और रोल से मैपिंग अनिवार्य होगी। मैपिंग के बिना कार्य नहीं होगा और ये मैपिंग है वो ऊपर के लेवल से स्टार्ट होगी। सबसे पहले विभागाध्यक्ष है वो कार्यालय अध्यक्षों या DDOs की मैपिंग करेंगे। उसके बाद में कार्यालय अध्यक्ष है वो अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी जहाँ पे ये व्यवस्था हो उन कार्यालयों में अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को आहरण वितरण अधिकारी के रूप में मैप करेंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट जो स्टेप है कार्यालय अध्यक्ष DDO मैपिंग हेतु विभाग के कार्यालयवार कार्मिकों एवं वर्तमान आहरण अधिकारियों की सूची मय पद सिस्टम पर परिलक्षित होगी। ये सूची का मिलान अपने को करना होगा। कार्यालय अध्यक्ष द्वारा सिस्टम पर आदेश जारी होने के बाद में स्वयं के स्तर पर SSO ID मैप करते हुए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। अतिरिक्त कार्यभार किसी ऑफिस का आपके पास है तो उन प्रकरणों में कार्यालय अध्यक्ष द्वारा स्वयं का रजिस्ट्रेशन करके रिक्वेस्ट फॉरवर्ड की जाएगी विभागाध्यक्ष को, और डिजिटल साइन से होगी, ई साइन या डिजिटल साइन से ये रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होगी और विभागाध्यक्ष द्वारा सिस्टम पर अनुमोदित किए जाने पर कार्याध्यक्ष को रोल आधारित एक्सेस है वो प्राप्त हो जाएगा। यानी एक्स्ट्रा अगर किसी के आप DDO हैं, एक्स्ट्रा चार्ज है आपके पास, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से ये रिक्वेस्ट आपको जनरेट करके और विभागाध्यक्ष को भेजनी होगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिकों की प्रक्रियावार मेकर चेकर का रोल मैप किया जाएगा, परंतु सभी टास्क विभागाध्यक्ष कार्यालय अध्यक्ष और आहरण वितरण अधिकारी को प्रदर्शित होगी और वह मेकर चेकर से टास्क पूल कर भी कार्य संपादित कर सकते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है मेकर चेकर की IFMS 3 पे जो पेंशन प्रकरण होते हैं उनमें भी मेकर चेकर का जो ऑप्शंस वहां पे होता है उसी तरीके से यहाँ पे ये सुविधा भी रहेगी। विभागाध्यक्ष द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को स्वयं के कार्य संपादन हेतु रोल आवंटित किया जा सकता है, परंतु अंतिम अनुमोदन विभागाध्यक्ष द्वारा ही किया जाना आवश्यक होगा। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कार्यालय अध्यक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वयं की SSO ID मैप करते हुए रजिस्ट्रेशन करके संबद्ध कोषालय को सिस्टम से प्रेषित किया जाएगा। ये भी कार्यालय अध्यक्ष का कार्य है कि स्वयं की जो SSO ID है वो मैप करते हुए रजिस्ट्रेशन करना है ई साइन या डिजिटल साइन से, और संबंधित जो कोषालय है वहां को प्रेषित किया जाएगा। फिर उसके बाद में जो महत्वपूर्ण कार्य है मैपिंग का कार्य कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है हमारे जो अधीनस्थ कार्मिक हैं उन कार्मिकों का मास्टर डेटा IFMS 2.0 से माइग्रेशन के उपरांत IFMS 3.0 में जांच करना। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इसको बहुत ही अच्छे से जांच करना है। IFMS 3.0 में जांच एवं सत्यापन हेतु जो कार्मिकों के डेटा है वो
दिखने लग जाएंगे और समस्त आहरण वितरण अधिकारियों का यह दायित्व रहेगा कि अपने अधीनस्थ समस्त कार्मिकों के मास्टर डेटा की भलीभांति जांच कर लें और ये सत्यापन सिस्टम में संवेतन बिल बनाने हेतु दर्ज किया जाएगा। अगर ये मास्टर डेटा वेरीफाई नहीं होगा तो उन एम्प्लॉइज का बिल भी नहीं बनेगा। इसलिए इन समस्त जो एम्प्लॉइज है उनका मास्टर डेटा वेरीफाई किया जाएगा, जांच किया जाएगा और सत्यापन कार्यालयाध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि अगर IFMS 2.0 से IFMS 3.0 पर डेटा में भिन्नता है या उपलब्ध नहीं है तो एम्प्लॉय आईडी डालकर पुनः फैच किया जा सकता है। तो ये तरीका रहेगा। उसके बाद में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस यानी ESS में कार्मिक का जन आधार से मैप मास्टर डेटा परिलक्षित होगा। तो यहाँ पे जन आधार भी बिल्कुल सही होना चाहिए। प्रत्येक एम्प्लॉई जिनका जन आधार सही नहीं है उनके सैलरी में नवंबर से प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए अपना जो जन आधार है वो करेक्ट करवा लें, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो जन आधार से परिलक्षित होंगे, मैपिंग होगी उनकी। तो डेटा में कार्मिक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अपडेशन वित्त विभाग के परिपत्र 13/9/19, 17/6/21 और 31/5/23 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार IFMS 2.0 पर ही किया जा सकेगा। यानी कोई चेंज करना है, कार्मिक का डाटाबेस चेंज करना है तो 3.0 पे चेंज नहीं होगा, वो IFMS 2.0 पे चेंज होगा और वहां से फिर फैच करके और 3.0 पे डाटा है वो प्रदर्शित करने की सुविधा होगी और दोबारा से एम्प्लॉय आईडी डाल के हम फैच करेंगे, IFMS 2.0 पे संशोधन करेंगे और फिर IFMS 3.0 पे एम्प्लॉय आईडी डालकर पुनः फैच करेंगे तो अपडेटेड डेटा है वो स्वतः प्रदर्शित होने लग जाएंगे। उसके बाद में देखिए IFMS 2.0 में उपलब्ध मास्टर डेटा को अधिक नियंत्रण के साथ IFMS 3.0 पर उपलब्ध करवाने के लिए नवीन प्रक्रिया के अंतर्गत सर्विस कैटेगरी, सर्विस सब कैटेगरी, पे स्केल, पे लेवल की मैपिंग भी दी गई है। इसकी भी कार्मिक के संवर्ग अनुसार भली भांति जांच अपेक्षित है। जो बिंदु दिए हुए हैं उनकी आपको विशेष रूप से जो एम्प्लॉय के आप मास्टर डेटा चेक करें IFMS 3.0 पे तो वहां पे इन बिंदुओं को विशेष रूप से देख लें। सर्विस कैटेगरी है, सर्विस सब कैटेगरी है, पे स्केल है, पे लेवल है, इन सब की मैपिंग को आप अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद में है कार्मिक को IFMS 3.0 पे ESS में पे स्लिप, मास्टर डेटा, एडवांस सैलरी और विभिन्न स्वीकृतियों हेतु भी विकल्प उपलब्ध रहेंगे। यानी एडवांस सैलरी का ऑप्शन है वो पहले से है ही, पे स्लिप है वो भी यहाँ से IFMS 3.0 से निकाली जा सकेगी, मास्टर डेटा भी यहाँ से डाउनलोड किए जा सकेंगे और विभिन्न प्रकार की स्वीकृतियों के विकल्प भी यहाँ पे उपलब्ध होंगे। अब बात आती है संवेतन बिल जनरेशन की। पे बिल है, वेतन बिल है, उनका जनरेशन किस प्रकार से होगा उनकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे IFMS 3.0 पे आहरण वितरण अधिकारी को गत माह के संवेतन बिलों का डेटा IFMS 2.0 से माइग्रेट करके प्रदर्शित होगा और संवेतन बिल केवल सत्यापित कार्मिकों के लिए ही जनरेट किए जा सकेंगे। यानी जिस कर्मचारी का डेटा वेरीफाई नहीं होगा, सत्यापित नहीं होगा, उनका वेतन बिल नहीं बनाया जा सकेगा। केवल वेतन बिल किनका जनरेट किया जा सकेगा, केवल जो सत्यापित कार्मिक है उनका ही वेतन बिल जनरेट किया जा सकेगा। और सर्विस कैटेगरी वार संवेतन बिल जनरेट करने हेतु पृथक पृथक नियंत्रण सिस्टम पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा इस प्रक्रिया में कार्मिकों को स्थानांतरण, नवीन पद पर कार्य ग्रहण करने और पद से कार्य मुक्त करने की सिस्टम आधारित व्यवस्था IFMS 3.0 पर भी प्रारंभ की जा रही है। प्रत्येक कार्मिक द्वारा कार्यालय में ज्वाइन करने पर एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस से कार्य ग्रहण की सूचना दी जाएगी। तो ज्वाइनिंग को भी इससे जोड़ा जा रहा है IFMS 3.0 से, तो उससे जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे संबंध कार्यालयाध्यक्ष DDO द्वारा सिस्टम पर उसको स्वीकार किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पे वो कर्मचारी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा ज्वाइन करने की और उसके बाद में DDO उसको सिस्टम पर स्वीकार करेगा और इस हेतु कार्मिक द्वारा कार्यस्थल पर
उपस्थित होकर जियो टैगिंग के साथ कार्य ग्रहण सिस्टम द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा। तो यहाँ पे भी जियो टैगिंग से यानी जो जीपीएस लोकेशन है उसके आधार पर यहाँ कार्यस्थल पर उपस्थित होकर ही कार्य ग्रहण की प्रक्रिया वो संपादित होगी। और इसी प्रकार स्थानांतरण होने पर, एपीओ होने पर, डेप्यूटेशन होने पर, पोस्टिंग होने पर विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कार्मिक को सिस्टम से ही कार्य मुक्त किया जाएगा। ये जो रिलीविंग है ये भी यहाँ से जनरेट की जाएगी, सिस्टम से उनको कार्य मुक्त किया जाएगा। और इसके पश्चात जिस कार्यालय के लिए कार्य मुक्त किया जाएगा उस कार्यालय में कार्मिक का डेटा प्रदर्शित होने लगेगा। और इस व्यवस्था में यदि किसी अधिकारी द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देश पर स्वतः कार्य मुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण किया जाता है तो उसे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में कार्य ग्रहण करने, कार्य मुक्त होने की रिक्वेस्ट प्रेषित किए जाने का प्रावधान सिस्टम में दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। अगर कोई अधिकारी स्वयं रिलीव होता है तो यानी उच्च अधिकारी अगर आदेश देते हैं, निर्देश देते हैं तो स्वतः कार्य मुक्त होकर नवीन पदस्थापन पर कार्य ग्रहण करते हैं तो इसका भी प्रावधान, रिक्वेस्ट भेजने का वहां पे प्रावधान रहेगा। तो रिक्वेस्ट है वो हायर अथॉरिटी से अप्रूव हो जाएगी और वहां से रिलीविंग और ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसके बाद में है सिस्टम में स्थानांतरण, नवीन पद पर कार्य ग्रहण करने तथा पद से कार्य मुक्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ किए जाने के कारण अंतिम भुगतान की प्रक्रिया को डेप्यूटेशन, भारत सरकार और अन्य संस्थान से आने जाने वाले कार्मिकों को छोड़कर समाप्त कर दिया जाएगा। यानी ये जो प्रक्रिया है और क्योंकि कार्य मुक्त होने के साथ ही ड्यूज, रिकवरी इत्यादि की सूचना प्रेषित किए जाने का प्रावधान सिस्टम में होगा और सिस्टम में अंतिम वेतन स्वतः प्रदर्शित होगा। तो ये टेक्नोलॉजी के साथ एक नया कदम है और इस काम को आसान करने के लिए ये एक नई पहल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी समय के साथ बदलती रहती है और अब पे मैनेजर से इसकी शिफ्टिंग है वो IFMS 3.0 पे की जा रही है। इसके साथ ही संवेतन बिल के साथ ग्रुप क्रिएशन, प्रबंधन की प्रक्रिया वर्तमान प्रक्रिया के समकक्ष ही उपलब्ध रहेगी और किसी भी कार्मिक के संवेतन डेटा में परिवर्तन हेतु आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अपडेशन सिस्टम आधारित स्वीकृतियों द्वारा ही किए जाएंगे। कोई चेंज करना है तो सिस्टम आधारित स्वीकृतियों से ही ये चेंज किए जा सकेंगे। स्वीकृतियों का संबंध संबंधित कार्यालयाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष से भी होगा। और उसके बाद में कार्मिकों के स्टेटस में परिवर्तन जैसे डेथ, IPO, सस्पेंशन, टर्मिनेशन, स्टडी लीव, डेप्यूटेशन, इनके लिए भी सिस्टम पर मार्क करने की सुविधा आहरण वितरण अधिकारी के लॉगिन में उपलब्ध होगी और तदनुसार संवेतन बिल बनाए जाने के प्रावधान भी सिस्टम में उपलब्ध होंगे। इसके बाद में संवेतन बिल बनाने की प्रक्रिया वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र 17/6/2021 और परिपत्र 31/5/2023 में उल्लेखित प्रक्रिया और समय सीमा के अनुसार संपादित होगी। फिर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के संवेतन बिलों के साथ सेवानिवृत्ति दिनांक से 6 माह पूर्व ही एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में कम्यूटेशन मार्क फोटो अपलोड करने, फैमिली नॉमिनेशन करने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों के लिए तथा कार्यालयाध्यक्ष और आहरण वितरण अधिकारी हेतु भी सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की क्वालिफाइंग सर्विस, नॉन क्वालिफाइंग सर्विस, विभागीय जांच, न्यायिक आपराधिक जांच विचाराधीन होने का उल्लेख किए जाने पर ही संवेतन बिल बनाए जाएंगे। कार्यालयाध्यक्ष, आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन सेट प्रस्तुत किए जाने की सुविधा के परिपत्र में वर्णितानुसार भी यहीं पर उपलब्ध होगी। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में समस्त कार्मिकों को अन्य सुविधाओं के साथ फोटो अपलोड करने, फैमिली नॉमिनेशन करने और कार्मिकों के डेटा में आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा विभागीय जांच, न्यायिक आपराधिक जांच विचाराधीन होने का उल्लेख किए जाने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। अब जो फोर्थ पॉइंट है, चौथा पॉइंट, उसमें ये कहा है कि कोष प्रणाली, ई सीलिंग, ई भुगतान, आहरण वितरण अधिकारी रजिस्ट्रेशन ये किस प्रकार से होगा इसका भी यहाँ पे विवरण दिया गया है। तो हम चेक करते हैं एक एक को। IFMS 3.0 पर कोष कार्य प्रणाली हेतु बिल टोकन अधिकृति हेतु प्रक्रिया उपलब्ध करवाई जा रही है
कोष कार्यालयों को बिल अधिकृत करने हेतु एक ही स्क्रीन पर सॉफ्ट डेटा और पीडीएफ वर्जन जांच हेतु उपलब्ध होगा। कोष द्वारा की जाने वाली ऑटो पास प्रोसेस भी सिस्टम में स्वतः उपलब्ध होगी। कोषालयों में टोकन के पश्चात बिल्स और अधिकृत बिल्स ई सीलिंग प्रक्रिया में सक्षम प्राधिकृत द्वारा अनुमोदित किए जाने पर ई भुगतान फाइल में उपलब्ध होंगे। एसएनए स्पर्श के बिलों हेतु वित्त विभाग के परिपत्र इसके अनुसार निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आईएफएमएस 3.0 पर पेंशन प्रथम भुगतान एसएनए स्पर्श एवं संवेतन बिलों के जनरेशन की प्रावधान उपलब्ध है। अतः ये बिल आईएफएमएस 3.0 से ही कोष प्रणाली में प्रेषित किए जाएंगे और शेष बिल आईएफएमएस 3.0 पर जनरेट होने की तिथि तक पे मैनेजर से जनरेट करके आईएफएमएस 3.0 से कोष प्रणाली में प्रेषित किए जाएंगे। महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि यहाँ पे पेंशन का प्रथम भुगतान और संवेतन बिलों के जनरेशन के प्रावधान उपलब्ध है 3.0 पे, और ये बिल आईएफएमएस 3.0 से ही कोष प्रणाली में प्रेषित किए जाएंगे। शेष बिल है यानी आईएफएमएस 3.0 पर जनरेट होने की तिथि तक वो पे मैनेजर से जनरेट करके आईएफएमएस 3.0 से कोष प्रणाली में प्रेषित किए जाएंगे। जनरेट वहां से होंगे और यहां से इस प्रणाली के माध्यम से उनको आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। फिर उसके बाद में है कोष प्रणाली का संबंध आईएफएमएस 3.0 में कोर डिस्बर्समेंट इंजन से होगा, जिसके माध्यम से सभी डीडीओ के कोषालयों को फॉरवर्ड बिल टोकन के लिए उपलब्ध होंगे। उसके बाद में सीलिंग उपरांत ई भुगतान फाइल जनरेट करके आरबीआई ई कुबेर को प्रेषण एवं चेक जारी करके किए गए भुगतानों के स्क्रॉल प्राप्त करने की प्रक्रिया आरबीआई से डीएन, सीएनआरएन और अकाउंट स्टेटमेंट सिस्टम इंटीग्रेशन से प्राप्त करके ऑटो लेखांकन की प्रक्रियाएं भी कोष प्रणाली से संबंध की जा रही है। तो महालेखाकार कार्यालय को लेखा प्रश्न हेतु आवश्यक वाउचर्स कोष प्रणाली द्वारा आईएफएमएस 3.0 पर ही बनाए जाकर ई साइन और डिजिटल साइन से प्रेषित किए जाएंगे और कोषाधिकारियों को बिल अधिकृति, फाइल जनरेशन, लेखांकन और लेखा प्रश्न हेतु सभी प्रक्रियाएं एक स्थान पर उपलब्ध होगी। अब लास्ट जो बिंदु है वो है नव नियुक्त कार्मिकों एवं कार्मिक जिनका आईएफएमएस पर डेटा उपलब्ध नहीं है उनका कैसे रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर कार्मिक के कार्यालय में नवीन नियुक्ति होने पर कार्यग्रहण करने पर नवीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आईएफएमएस 3.0 पर उपलब्ध होगी। कार्मिक रजिस्ट्रेशन हेतु डेटा जन आधार नंबर से फैच करके नियुक्ति पत्र अनुसार अपडेट किया जा सकेगा। जन आधार से दिया जाएगा सारा जो डेटा फैच करके उसके बाद में कार्मिक रजिस्ट्रेशन का नंबर भी आईएफएमएस 3.0 से आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यालय अध्यक्ष द्वारा एचओडी के अनुसार जारी किया जाएगा और इसी प्रक्रिया के प्रारंभ होने के बाद एसआईपीएफ पर एम्प्लॉय आईडी जारी करने की प्रक्रिया प्रभावी नहीं रहेगी। एम्प्लॉय आईडी जारी करने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावी नहीं रहेगी। अब यदि किसी नवनियुक्त कार्मिक का जनाधार नंबर नहीं है तो पहला काम उसको जनाधार प्राप्त करना आवश्यक होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे सबसे मस्ट है वो है जनाधार डेटा है वो अपडेट होना चाहिए समस्त एम्प्लॉइज का। कार्मिक जिनका डेटा वर्तमान में आईएफएमएस पर उपलब्ध नहीं है उनका भी रिकॉर्ड अनुसार आईएफएमएस 3.0 पर आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यालयाध्यक्ष द्वारा विभागाध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा और कार्मिक रजिस्ट्रेशन हेतु डेटा जनाधार नंबर से फैच करके रिकॉर्ड अनुसार अपडेट किया जा सकेगा। तो ये जानकारी आईएफएमएस 3.0 के संदर्भ में सैलरी बिल जो आईएफएमएस 3.0 पर बनेंगे अब वो किस तरह से बनेंगे इसके बारे में हमने जो सर्कुलर आया है उसको देखा है। अब हम आईएफएमएस नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कि आईएफएमएस 3.0 पे हमें ये जो प्रक्रिया है वो किस तरह से संपादित करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी एम्प्लॉइज के जो जन आधार है वो अपडेट करवा लें। जन आधार अगर अपडेट नहीं होंगे तो इस सिस्टम में ये जो नई प्रक्रिया शुरू की है उसमें दिक्कतें आ सकती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहला काम है जन आधार को आप ओके करवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए। जन आधार अगर आपका ओके नहीं है तो उस स्थिति में
IFMS 3.0 से सैलरी बिल जनरेट करने में दिक्कत आएगी, डेटा अप्रूवल में दिक्कत आएगी, और प्रत्येक एम्प्लॉइज के जो डेटा किस प्रकार से अप्रूव करने हैं और किस प्रकार से ये जो प्रक्रिया संपादित करनी है, इसके संदर्भ में मैं जल्दी ही एक वीडियो बनाऊंगा और उसका मैं आपको उसकी सूचना आपको दे दूंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।